एवरीवन, आज हम बात करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ एनर्जी। तो उससे पहले मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में आपको बताया था डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होता है। बताती हूँ आपको। देखो, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि कंक्लूजन निकल के आया था कि रो डी पी डी क्यू को हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। यानी जो पी एंड क्यू है, ये क्या है, वेरिएबल्स है। रो पी क्यू बन जाए तो ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है आपका। ठीक है, तो उसकी बात होगी यहाँ पे। हम जानते हैं, वी नो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस वेरिएबल। यानी कि ये जो वेरिएबल्स हैं, ये पी क्यू, इसका कॉम्बिनेशन होता है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, जो कि कांस्टेंट रहते हैं। ये पी क्यू जो है आपके पास, ये पी क्यू कांस्टेंट होता है। ठीक है, मैं लिख देती हूँ पॉइंट्स मेन कि पी क्यू क्या है आपके पास। पी क्यू आपका कांस्टेंट रहता है। ठीक है, और जब हम बात करेंगे किसी क्लोज सब सिस्टम की, उस दौरान ये कांस्टेंट होगा। कब होगा? जब क्लोज्ड सब सिस्टम की बात हो रही होगी। ठीक है, और ये जो कम्बिनेशन है हमारे पास, पी एंड क्यू कम्बिनेशन जो है, ये क्या है हमारे पास? ये है इंटीग्रल ऑफ मोशन। बताती हूँ क्या होता है। इंटीग्रल ऑफ मोशन वो होता है, यानी कि मैंने तो यहाँ पे लिखा है कि उनकी जिनकी फेज ट्राजेक्ट्री कांस्टेंट होती है। अभी फेज ट्राजेक्ट्री क्या है? यानी कि जिनका स्टेट ऑफ सिस्टम जो होता है वो कांस्टेंट होता है। स्टेट ऑफ सिस्टम जो होता है वो कांस्टेंट रहता है। अब स्टेट ऑफ सिस्टम क्या होता है आपके दिमाग में आएगा। स्टेट ऑफ सिस्टम यानी जो कि हमें एक ऐसी चीज़ जो हमें पूरी डिस्क्रिप्शन देता है, पूरी इन्फॉर्मेशन देता है सिस्टम के बारे में, कि आपका सिस्टम जो है वो किस प्रेशर में है, कौन से टेम्परेचर में है। ठीक है, और कितना अमाउंट ऑफ मैटर है उसमें। तो वो होता है स्टेट ऑफ सिस्टम। ठीक है, जो कि पूरी डिस्क्रिप्शन देगा आपके सिस्टम की। ठीक है, तो मैंने ये बताया कि आपके पास जो पी एंड क्यू है, ये पी एंड क्यू दो कांस्टेंट होंगे। ठीक है, और इनका जो कॉम्बिनेशन होगा पी एंड क्यू, वो क्या होगा? इंटीग्रल ऑफ मोशन होगा। इंटीग्रल ऑफ मोशन यानी कि जिनकी फेज ट्रेजेक्ट्री कांस्टेंट होती है। फेज ट्रेजेक्ट्री यानी जिनका स्टेट ऑफ सिस्टम जो होता है वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी आपकी वो इंटीग्रल ऑफ मोशन होगी। घुमा फिरा के वही बात कर दी है यहाँ पे इन्होंने। तो हम लेट कर लेते हैं कि रो 1 2 जो है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है। ठीक है, किसी दो सिस्टम्स का। तो उसको हम कैसे लिखूंगी? रो 1 2 को मैंने लिख दिया रो 1 एंड रो 2। अगर मैं इसको लॉग लगा दूँ तो लॉग ऑफ रो 1 प्लस लॉग ऑफ रो 2। मल्टीप्लिकेशन में तो ऑब्वियसली लॉग का वो है ना फॉर्मूला, कि अगर मतलब लॉग पता है ए इंटू बी इज इक्वल्स लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी। फर्स्ट इक्वेशन मान ली। ठीक है, ये आपका लीनियर कॉम्बिनेशन है। बताते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन क्या है। ठीक है, सो ये अब हम देख पा रहे हैं कि ये एडिशन हो रही है यहाँ पे, यानी कि ये एडिटिव क्वांटिटी है। ठीक है, और आल्सो ये क्या है? इंटीग्रल ऑफ मोशन है आपके पास। देखो, इस सब्जेक्ट में ऐसा है कि आपको थ्योरी याद करनी पड़ेगी, तो वो मैं वही बता रही हूँ कि थ्योरी याद करने का वे क्या है। ठीक है, अब स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की बात कर रहे हैं। अब देखो, एडिटिव क्वांटिटीज याद रखना। आपकी एडिटिव क्वांटिटी आ गई तो याद ही, उसके बाद आपके पास आएंगे एडिटिव इंटीग्रल ऑफ मोशंस। तो 7 इंडिपेंडेंट इंटीग्रल ऑफ मोशन होते हैं हमारे पास स्टैटिस्टिक्स में। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में आपका सब्जेक्ट है। ठीक है, 7 इंटीग्रल ऑफ मोशन होंगे। देखो, एक होगा एनर्जी, और 3 आएंगे आपके पास पी एक्स, पी वाई, पी जेड लीनियर मोमेंटम के, और एम एक्स, एम वाई, एम जेड आएंगे एंगुलर मोमेंटम के। 1 2 3 4 5 6 7 7 एडिटिव इंटीग्रल आ गए आपके पास। तो उनको मैंने वही बताया कि एनर्जी, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, और 3 कंपोनेंट होंगे। इनके 3 एंगुलर मोमेंटम के कंपोनेंट होंगे, और हम नोट कर देंगे इन क्वांटिटीज़ को ई पी एम। और अगर हम मान लेते हैं कोई हमारे पास एथ सब सिस्टम होगा तो ई ए पी ए एम ए ऐसे लिखेंगे। साथ में डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की जो ये होंगे वेरिएबल्स, साथ में चलते रहेंगे आपके। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि जो इनका जो एडिटिव कॉम्बिनेशन है, ये जो कॉम्बिनेशन है ये लीनियर कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो लीनियर कॉम्बिनेशन को मैं फिर से लिख दूंगी कि आपके पास क्या है? रो 1 2 लॉग ऑफ पी रो 1 रो 2। तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ? अब हम एथ सब सिस्टम की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली ए लिखूंगी मैं यहाँ पे एक बार, अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा। एथ सब सिस्टम है तो ए आएगा। अब आपके पास देखना, ये चीज़ जो है ना, रो ए जो है, रो ए जो वो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये बाद में ये क्या हो जाएगा, इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, तो इसके साथ मैंने पी क्यू नहीं लगाया। ऑब्वियसली लगाएंगे भी कैसे? क्योंकि हमारे पास 7 कंपोनेंट होते हैं, एक एनर्जी का, मोमेंटम के और मोमेंटम्स के होते हैं। तो एनर्जी के साथ पी क्यू लगाए,
इसके साथ लगा पी ए के साथ और एम ए के साथ, और इसकी बात हुई है हमारे पास अल्फ़ा की? नहीं हुई है ना, इसके साथ क्यों लगाना हमने पी क्यू? तो वही है कि अल्फ़ा ए प्लस बीटा गामा डेल्टा, फिर उसमें एनर्जी ऐड कर देनी है, एनर्जी, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। इस तरह से हम बोल देंगे कि अल्फ़ा ए, बीटा, गामा और डेल्टा जो है हमारे पास कांस्टेंट है, लेकिन अल्फ़ा ए जो है वो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है जिसको हम नहीं लेंगे, और जो बीटा गामा डेल्टा जो है ये सेम कांस्टेंट्स हैं, ये एक बराबर है किसी सब सिस्टम के लिए। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे पूरी लिखी हुई है, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है तो वो कैसे लिखूंगी मैं, रो ए डी पी डी क्यू इक्वल्स टू, जो हमने पहले पढ़ा रखा है। फिर हम इंट्रोड्यूस करेंगे लेवलिस थ्योरम को। तो आप देख लो जो मैंने आपको बताया कि 7 कांस्टेंट्स हैं और ये यही डिटरमाइन करते हैं। अब मैंने आपको बताया कि हमारे पास एनर्जी वो एम ए एंड पी ए यही है, 3 इसके हैं, 3 इसके हैं, एक इसके, हो गए कितने, 7। ये एनर्जी मोमेंटम जो है, लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम जो है, यही डिटरमाइन कर रहे हैं हमारे पास कांस्टेंट जो है हमारे पास बीटा गामा डेल्टा। ये बीटा गामा डेल्टा ही हम बता रहे हैं कि हमारे पास 7 कांस्टेंट आते हैं। अब हम बात करेंगे कि हमने क्या देखा, हमने देखा कि वी कैन से एनर्जी मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम कंप्लीटली डिफाइन द स्टैटिस्टिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ क्लोज सिस्टम, ठीक है। तो समझ आ गया होगा आपको, पीछे से मैं आपको फिर से बता दूंगी एक बार। अब अकॉर्डिंग टू लेवलिस थ्योरम, लेवलिस थ्योरम क्या बोलती है, लेवलिस थ्योरम बोलती है कि आपके पास जो आपके पास जो ये रो होता है, ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है सभी पॉइंट्स के लिए, फेस स्पेस में सभी पॉइंट्स के लिए। अब देखो फेस स्पेस मान लो, फेस स्पेस या एक एनर्जी का ले लो, एक आप ले लो मोमेंटम, एंगुलर लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम, इन चीज़ों आपने फेस स्पेस ले लिया है, ठीक है। अगर कोई कांस्टेंट जो है वो इनको कॉरस्पॉन्ड करता है तो हम उसको लिख सकेंगे, ई को मैं लिखूँगी ई नॉट, इसको लिखूँगी एल नॉट, इसको लिखूँगी पी नॉट, इस तरह से लिखूँगी, ठीक है। तो वह बताया कि ई को हम इस तरह से लिखेंगे, पी को इस तरह से, एम को इस तरह से, ठीक है। कांस्टेंट वैल्यू वो इस तरह से लिखी जाएगी। लेकिन ये अब चलो ये तो कांस्टेंट हो गए, अब क्वेश्चन अराइज होता है कि आपके पास स्टेट ऑफ सिस्टम कांस्टेंट होगा? तो बिल्कुल भी नहीं। स्टेट ऑफ सिस्टम जो होता है वो कभी भी कांस्टेंट नहीं होता है, क्योंकि ये पार्टिकल आपस में मोशन में है, तो कांस्टेंट कभी नहीं होगा। वही बात कर रही है उन्होंने कि इट इज़ नॉट एग्जैक्ट दैट ट्रेजेक्ट्री ऑफ फेस स्पेस, ट्रेजेक्ट्री वही हुई कि स्टेट ऑफ द सिस्टम, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि एनर्जी इसके बराबर ही होती है, लेवलिस थ्योरम की वजह से हमें ये प्रूव मिला, ठीक है। अब जो कि फॉर्म कर रही है 2s माइनस 7 डायमेंशन, नॉट लाइक 2s द फेज वॉल्यूम, ठीक है। द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो होता है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, इस तरह से लिखते हैं। लेकिन इस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को लिखने का करेक्ट वे क्या है, वो है ये कि रो कांस्टेंट इनटू ई माइनस ई नॉट, पी माइनस पी नॉट, एम माइनस एम नॉट, इसको इधर भेज दो, और डेल्टा, ये भी डेल्टा। अब आप पूछोगे मैंने बीटा और वो अल्फ़ा क्यों नहीं लिखा, एक्चुअली ये इसको इस तरह से ही लिखा जाता है, ठीक है। वो जो डेल्टा गामा वगैरह जो थे, अल्फ़ा डेल्टा गामा, वो कांस्टेंट डिटरमाइन कर थे एनर्जी मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम को, ये कोई अलग कंसेप्ट है। और इसको हम मान लेंगे कोई एक मतलब पर्टिकुलर इक्वेशन मान लेंगे कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आपके पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आगे काम आएगा। अब हम आगे मान लेंगे कि ये तो वही चीज़ लीजिए, आपको आराम से पढ़ लोगे कि अगर हमारे पास मोमेंटम पोजीशन और पार्टिकल जो है वो किसके ऊपर, मोमेंटम और पोजीशन जो होगी पार्टिकल की वो डिपेंड करेगी मोशन के ऊपर। मतलब कि स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के अंदर जो सिस्टम होता है, सिस्टम वो आपका डिपेंड करता है एनर्जी के ऊपर, ठीक है। और एंगुलर मोमेंटम और लीनियर मोमेंटम जो होते हैं वो एक्सक्लूड कर देते हैं। अब इसकी कहानी बताती हूँ क्या लिखा है। देखो अगर हमें बोला जाए कि अगर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम को एक्सक्लूड करना है, यानी कि बाहर निकाल देना है, तो उसके लिए हम कंसीडर कर लेंगे कि हमारे पास कोई बॉक्स है, बॉक्स के अंदर हमारे पास सिस्टम हमने पूरी तरह से बंद कर दिया है, बिल्कुल ही बंद कर दिया है। तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कैसे लिखूंगी मैं, जो पीछे मैंने बताया था ना, लॉग ऑफ रो ए वाला, ये रहा ये चीज़, लॉग ऑफ रो ए इज इक्वल्स टू, बिल्कुल ही बंद कर दिया है, यानी कि आपके पास उसमें मोमेंटम नहीं कंसीडर करेंगे, अल्फा एंड बीटा ए पी एंड क्यू, क्योंकि हमने क्या करना है, एक्सक्लूड करना है मोमेंटम एंड लीनियर मोमेंटम को। फिर से बताते हैं आपको मैंने, देखो हमारे पास कैसी थी इक्वेशन, हमारे पास थी लॉग रो ए इज इक्वल्स टू अल्फ़ा ए प्लस बीटा ई ए प्लस गामा, यहाँ पे साथ में पी कॉमा क्यू भी था, और बीटा गामा
PA P कॉमा Q प्लस डेल्टा MA P कॉमा Q। ये था आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, हमने इस तरह से लिखा था। अब हमने क्या करना है, मोमेंटम को यानी कि PA को और हमारे पास एंगुलर लीनियर मोमेंटम है और एंगुलर मोमेंटम जो है इसको हमने एक्सक्लूड कर देना है। क्या लिख रही हूँ अभी, P और MA को बाहर निकाल देना है। अगर इसको और इसको मैं बाहर निकाल दूँगी तो रिमेनिंग मेरे पास यही बचेगी ना, तो वो चीज़ लिखी है इन्होंने यहाँ पे इस तरह से। तो क्लासिकल माइक्रोकैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो होगा आपके पास वो ये रहेगा। अब ये बताती हूँ, अब इसमें से भी एक्सक्लूड हो जाएंगी ये चीज़ें। हम मोमेंटम और मोमेंटम्स को निकाल रहे हैं ना, तो ये चीज़ भी इतनी सी रह जाएगी और ये जो चीज़ थी ये भी इतनी यहाँ तक की रह जाएगी। ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिस करिए, बार बार लिखिए, समझने की कोशिश करिए, आपको पूरा समझ आ जाएगा। थैंक यू सो मच।